सेल दी फंडामेंटल ऑफ यूनिट ऑफ लाइफ के 2 वीडियोस आपको अभी तक रेडी मिल गए होंगे और ये थर्ड एंड फाइनल वीडियो है जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है सेल ऑर्गेनेल्स का। तो आपको मेरे को सिर्फ 15-20 मिनट देने हैं जिसमें ये चैप्टर आपका एकदम एक्स फैक्टर बन जाएगा। और जैसे ये चैप्टर मेरा बचपन में फेवरेट था, मैं गारंटी दे सकती हूँ ये तुम्हारा भी फेवरेट होगा। तो सेल ऑर्गेनेल्स का पार्ट स्टार्ट करने से पहले हमारे पास एक सिंपल सा टॉपिक, एक छोटा सा टॉपिक है सेल डिवीजन के बारे में, जो है माइटोसिस और मियोसिस का। तो सेल डिवीजन 2 टाइप्स का होता है। अगर हम बात करें माइटोसिस के डिवीजन की, तो ये हमारे बॉडी में होता है फॉर ग्रोथ, रिपेयर या रिप्लेसमेंट, या जब हमारे सेल्स का रिप्रोडक्शन होता है। पर वहीं पे अगर हम बात करें मियोसिस की, तो ये हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में काम आता है जब न्यू ऑफस्प्रिंग का एक प्रोडक्शन होता है। तो ये था बेसिक डिफरेंस। अब इसके अलावा सबसे पहली स्टेज दोनों में रेप्लिकेशन की होती है कि जो उनके क्रोमोसोम का नंबर है वो रेप्लिकेट होता है एंड उसके बाद उनका डिवीजन होता है। इसमें जो डॉटर सेल्स है, मतलब ये पेरेंट सेल थी, एक सेल से 2 सेल बनी तो यहाँ पे 2 बनेगी एंड इधर डॉटर सेल्स का रेप्लिकेशन हो जाएगा और क्रोमोसोम का जो नंबर है वो भी हाफ हो जाएगा। और माइटोसिस में क्रोमोसोम का जो नंबर है वो मेंटेन रहता है। अब यहाँ पे देखो, ये माइटोसिस में एक क्रोमोसोम 2, 3, 4, मेरे को टोटल में यहाँ पे 4 दिखे, और ये जो डॉटर सेल्स बनी, मतलब जो फाइनल न्यू सेल्स बनी, न्यू बेबी सेल्स बनी, उसमें भी 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि माइटोसिस में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है वो मेंटेन रहता है एंड मियोसिस में कंट्रास्ट में यहाँ पे थे 4 एंड वो डिवाइड हो गए 2 में। तो क्रोमोसोम का जो नंबर होता है वो इसमें हाफ हो जाता है, क्योंकि जब मेल और फीमेल गैमीट मिलते हैं तो एक न्यू सेल में हाफ हाफ कंप्लीट करके नया एग्जैक्ट नंबर देते हैं, जो एज अ होल एक ऑर्गेनिज्म में होता है। तभी मियोसिस हमेशा ही यूज होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, मतलब ये वाला डिवीजन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें देखने को मिलता है, और माइटोसिस हमें देखने को मिलता है ग्रोथ में, रिप्लेसमेंट में या हमारे रिपेयर में। अब चलो इसको एक एग्जाम्पल से रिलेट करते हैं कि ये मेरा हाथ है और मैंने अपने आप को यहाँ पे हिट किया। तो जब मैंने यहाँ पे हिट किया तो इस पोर्शन के जितने भी सेल्स थे वो डेड हो गए एंड यहाँ पे अब मेरी बॉडी को किसकी नीड होगी, या तो ग्रोथ की नीड होगी, रिपेयर की नीड होगी या रिप्लेसमेंट की नीड होगी। इसी प्रोसेस, ये माइटोसिस की जो प्रोसेस है वो यहाँ पे स्टार्ट हो गई होगी और हमको पता भी नहीं चलता कि हमारे डेली कितने सेल्स ऐसे मरते हैं, डेली ऐसे कितने सेल्स नए बनते हैं और क्या क्या प्रोसेसेस हमारी बॉडी में चलती हैं। तो अब हमारे पास हमारी इस पूरी वीडियो का सबसे क्रूशियल पार्ट है और तुम्हें मेरे को सिर्फ 10-15 मिनट देने, पूरे वीडियो के एंड तक आते थे तुम बिल्कुल प्रो हो जाओगे इस चैप्टर में। और हम लोग स्टार्ट करें अब हमारे सेल ऑर्गेनेल्स के पार्ट से। सबसे पहला सेल ऑर्गेनेल हमारे पास है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों होता है, क्योंकि इसको हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बोलते हैं हमारे सेल की, और यहाँ पे मैन्युफैक्चर होता है प्रोटीन जो बाकी पूरे सेल के फंक्शन को एनर्जी या बाकी पूरे सेल के फंक्शन को एड प्रोवाइड करता है। सो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है कि ये लार्ज नेटवर्क है मेम्ब्रेन का, मतलब यहाँ पे देखो ट्यूब्स है ऐसे, और ये ट्यूब्स के भी 2 टाइप्स होते हैं, या तो वो होगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम या होगा वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। तो अब एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का फंक्शन क्या है कि ये हमारी पूरी सेल के लिए प्रोटीन प्रोड्यूस करता है, हमारे पूरे सेल के लिए प्रोटीन यहाँ पे प्रोड्यूस होता है। और हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम या तो स्मूथ हो सकता है या तो रफ हो सकता है। अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में राइबोसोम्स होते हैं, मतलब ये ग्रैन्यूल्स होते हैं। जैसे हमने फेस वॉश और स्क्रब देखा है ना, फेस वॉश और स्क्रब में क्या डिफरेंस होता है कि स्क्रब में ग्रैन्युलर मटेरियल होता है और फेस वॉश बिल्कुल स्मूथ होता है। एग्जैक्टली सेम यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम क्या है, रफ वाला ग्रैन्यूल्स होल्ड करता है जिसको हम राइबोसोम्स बोलते हैं, और स्मूथ वाले में राइबोसोम्स नहीं होते, मतलब वो फेस वॉश जैसा होता है बिल्कुल स्मूथ। और जो स्क्रब होता है वो हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होता है जिसमें ग्रैन्यूल्स होते हैं। तो राइबोसोम साइट होते हैं जहां पे प्रोटीन मैन्युफैक्चर हो रहा है, तभी एज अ होल हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में प्रोटीन बनता है पूरे सेल के लिए। अब अगर हम स्मूथ ईआर की बात करें तो ये मैन्युफैक्चर करता है फैट मॉलिक्यूल्स जिनको हम लिपिड्स बोलते हैं। तो एज अ होल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे पूरे सेल का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होता है, मतलब यहाँ पे चीजें मैन्युफैक्चर होती हैं। और इसी के साथ अब हमारे पास हमारा सेकेंड ऑर्गेनेल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम गोल्जी अपैरेटस बोलते हैं। तो ये क्या करता है, अब हमारा प्रोटीन डेवलप हो गया, अब इस प्रोटीन को हमें ट्रांसपोर्ट करना है और उसको पैक करना है। तो गोल्जी अपैरेटस उस प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट का काम
करते हैं। अब इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है कि यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स होते हैं जो एक दूसरे से पैरेलल होते हैं, और ये एक ऐसा नेटवर्क बनाते हैं, एक ऐसा स्टैक बनाते हैं जिसको हम सिस्टर्न्स बोलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये 1 मार्कर में मैंने डेफिनेटली बहुत बार देखा है कि सिस्टर्न्स क्या होते हैं। तो वो जो फ्लैटेंड सैक्स होते हैं उनको हम सिस्टर्न्स बोलते हैं। और यहाँ पे एक और प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स सेल्यूलर मेम्ब्रेन सिस्टम होता है, क्योंकि गोल्जी अपैरेटस और हमारा जो ईआर था, मतलब हमारा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, वो लिंक में होता है, मतलब वो क्या होते हैं, वो कनेक्शन में होते हैं। एंड तभी यहाँ पे भी हमारा प्रोटीन का सेल्यूलर सिस्टम हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पे फंक्शन क्या है कि द मटेरियल सिंथेसाइज्ड नियर टू ईआर इज पैकेज्ड एंड डिस्पैच्ड टू various targets inside and outside the cell through Golgi apparatus। तो इसका बेसिक फंक्शन ये है कि जो प्रोटीन, जो फैट्स, जो लिपिड्स हमारे ईआर में बने, Golgi apparatus उसको ट्रांसपोर्ट करता है, भले वो इनसाइड हो या भले वो आउटसाइड हो। तो ये इसका बेसिक फंक्शन था, ये याद रखना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ अब हम लाइसोसोम्स में आ जाते हैं। अब मैंने यहाँ पे बहुत बच्चों को कंफ्यूज होते देखा है कि ईआर में लाइसोसोम्स होते हैं। नहीं, ईआर में राइबोसोम्स होते हैं और अलग सेल ऑर्गेनेल है लाइसोसोम्स का। तो बच्चे इसमें हमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, लाइसोसोम्स अलग है एंड राइबोसोम्स अलग है। राइबोसोम्स ईआर में प्रेजेंट होते हैं एंड लाइसोसोम्स एक सेपरेट सेल ऑर्गेनेल है। लाइसोसोम्स को हम बोलते हैं सुसाइडल बैग्स। सुसाइडल बैग्स, हमारे सेल में भी सुसाइड होती है, क्या होता है अभी हम पूरा इसको अच्छे से समझेंगे। लाइसोसोम्स का पहले अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो लाइसोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो जो हमारी सेल का डाइजेशन का फंक्शन होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, वो हमारे लाइसोसोम्स में प्रेजेंट होते हैं और इनको हम सुसाइडल बैग्स भी बोलते हैं। अब इनका मेन फंक्शन क्या है कि ये वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम जैसा काम करते हैं हमारे सेल के लिए। जैसे हमारी बॉडी में क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, वैसे ही हमारे सेल में जो वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम का काम करेंगे वो होते हैं लाइसोसोम्स। मैं बार बार बोल रही हूँ, राइबोसोम्स में कंफ्यूज मत होना, मैं भी हुई थी। लाइसोसोम्स है हमारे सुसाइडल बैग्स, राइबोसोम्स बिल्कुल भी नहीं है। अब ये हेल्प करते हैं हमारे सेल को क्लीन रखने में, मतलब हमारे सेल को प्योरिफाइड रखने में, क्योंकि ये डाइजेस्ट कर लेते हैं कोई भी फॉरेन मटेरियल जो हमारे सेल में आता है। तो हमारे सेल में अगर कुछ भी गलत चीज आ जाएगी जो हमारे सेल को रिक्वायर्ड नहीं है, तो ये उसको डाइजेस्ट कर लेंगे, मतलब उसको नलिफाई कर लेंगे, उसको खा लेंगे, उसको हटा लेंगे हमारे सेल से। और लाइसोसोम्स आर एबल टू डू दिस बिकॉज दे कंटेन पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो हमने अभी भी पढ़ा कि इनमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं और ये जो प्रोटेक्शन ये हमारे सेल को प्रोवाइड कर रहे हैं, वो क्यों प्रोवाइड कर पा रहे हैं, क्योंकि इसमें हमारे पास डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो बड़े ही पावरफुल होते हैं, जिनके पास कैपेबिलिटी होती है सारे ऑर्गेनिक मटेरियल्स को ब्रेक डाउन करने की। जिनके पास सारे ऑर्गेनिक मटेरियल्स को ब्रेक डाउन, मतलब सारे ऑर्गेनिक मटेरियल्स को डीकंपोज करने की कैपेबिलिटी बड़े ही अच्छे से होती है। तो अब हमने पढ़ तो लिया कि लाइसोसोम्स को हम सुसाइडल बैग्स बोलते हैं, बट व्हाई? सो इसका रीजन यहाँ पे आपको आ जाएगा समझ में कि अगर हमारे सेल में कुछ भी डिस्टर्बेंस है, हमारे सेल के मेटाबॉलिज्म में, मतलब हमारी सेल की वर्किंग में अगर कुछ भी डिस्टर्बेंस है, मतलब किसी भी XY रीजन से अगर मेरा सेल काम नहीं कर पा रहा है, फॉर एग्जाम्पल जब हमारा सेल डैमेज हो गया या अगर हमारे सेल को कुछ हर्ट हो गया या कुछ मिस हैपनिंग हो गई हमारी सेल के साथ, तो लाइसोसोम्स क्या करते हैं, दे बर्स्ट, मतलब वो फट जाते हैं, दे बर्स्ट, वो हमारे एंजाइम को रिलीज कर देते हैं और वो जो डाइजेस्टिव एंजाइम था वो अपने ही सेल को, मतलब जिस सेल में दिक्कत हुई उसी सेल को पूरा खा जाता है, उसी सेल को पूरा डाइजेस्ट कर जाता है। तभी इनको हम सुसाइडल बैग्स बोलते हैं। एक और बार मैं अगर आपको ये शॉर्ट में एक्सप्लेन करूं तो क्या हुआ कि मेरे सेल में कुछ मिस हैपनिंग हुई, मेरे सेल की जो मेटाबॉलिक रेट थी वो डिक्रीज हो गई, मेरा सेल फॉर एग्जाम्पल बीमार हो गया या वो अच्छे से काम नहीं कर पा रहा। तो अब जो वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स थे वो क्या करेंगे, वो उसी सेल को पूरा खा लेंगे ताकि बाकी फंक्शनिंग ना रुके, ताकि बाकी चीजें ना रुके, और वो उसी सेल को खाएंगे जिसका वो पार्ट है। मतलब सेम बात हो गई कि जिस थाली में खाया उसी में छेदा। तो वही चीज यहाँ पे वो अपने सेल के साथ करते हैं, उसी सेल को खा लेते हैं और उसी सेल को खाते हैं, जिस वजह से हम उनको सुसाइड बैग्स बोलते हैं। मतलब पूरे सेल की डेथ का कॉज भी वही होते हैं, तो तभी इनको सुसाइड बैग्स बोलते हैं। एंड यस,
ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कि व्हाई आर लाइसोसोम्स कॉल्ड सुसाइडल बैग्स। तो इसको डेफिनेटली याद रखना, ये इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लो, सिंपल में डेफिनेशन लिखी हुई है यहाँ पे। अब हमारे पास हमारा नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल है जिसको हम माइटोकॉन्ड्रिया भी बोलते हैं, और इसका जो डायग्राम है वो भी बहुत बार आता है, जो कुछ ऐसा राजमा जैसा होता है, सिंपल सा ही डायग्राम है, आता है पर ये 1 मार्कर के लिए, और इसको हम हमारे सेल का पावर हाउस बोलते हैं। पावर हाउस मतलब क्या, कि हमारे सेल को जो एनर्जी मिलती है, आई रिपीट, हमारे सेल को जो एनर्जी मिलती है वो यहाँ से मिलती है, और ये एनर्जी मिलती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, मतलब एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी के फॉर्म में हमारे पूरे सेल को माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी देता है। अब तुम लोगों को डाउट हो सकता है, मेरे को भी हुआ था, कि एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में और माइटोकॉन्ड्रिया में मेजर क्या डिफरेंस है। तो वहां पे प्रोडक्शन हो रहा है फैट्स का, लिपिड्स का एंड प्रोटीन्स का, एंड यहाँ पे मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी मिल रही है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो माइटोकॉन्ड्रिया हैव 2 मेम्ब्रेन कवरिंग्स, मतलब इसमें 2 कवरिंग्स होती हैं। आउटर मेम्ब्रेन पोरस होता है, मतलब उसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, और इनर मेम्ब्रेन में डीप फोल्ड्स होते हैं। अब ये फोल्ड्स इंक्रीज करते हैं सरफेस एरिया, जैसे अगर एक सिंपल सा थ्रेड हो इतने एरिया में, और वहीं पे अगर मैं इसको फोल्ड कर दूं तो यहाँ पे स्पेस बढ़ गई ना मेरी, अगर मैं उसको ओपन करूंगी तो इसकी स्पेस बढ़ने से सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है एटीपी के लिए, जो इसका करेंसी होता है, जिस फॉर्म में ये एनर्जी स्टोर करते हैं। तो तभी एटीपी के फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है, और ये सेकंड मेम्ब्रेन जो होता है, जो हमारा इनर मेम्ब्रेन होता है, उसमें फोल्ड्स भी होते हैं। तो यहाँ पे एटीपी के लिए जो सरफेस एरिया बन गया, करेंसी के लिए जो सरफेस एरिया बन गया, उसमें केमिकल रिएक्शन की भी स्पेस हमें मिल गई, क्योंकि सरफेस एरिया हमारा इवेंचुअली इंक्रीज हो गया था। तो हमारे सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी बनती है, माइटोकॉन्ड्रिया हमारा पावर हाउस होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया में भी एनर्जी होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, जिसको हम एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं। इसको हम करेंसी भी बोल सकते हैं हमारे एंटायर सेल की। माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या है, आप नोट करना कि माइटोकॉन्ड्रिया में जितनी भी एनर्जी, मतलब हमारे सेल में जितनी भी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, सारे फंक्शंस के परफॉर्मेंस की, वो प्रोड्यूस होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। एंड फॉर द सेम रीजन हमारे माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी तो बनी रही है, और एनर्जी बन रही है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, और तभी एटीपी को हम बोलते हैं हमारा एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। अगेन 1 मार्कर, फिल इन द ब्लैंक्स, एमसीक्यूज, किसी भी फॉर्मेट में ये आ सकती है चीज, इसका फुल फॉर्म भी आ सकता है। तो दोनों चीजें नोट करना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे जो एनर्जी स्टोर हुई वो हमारे मैकेनिकल वर्क में भी हमें काम आती है। ये सबसे, मेरे ओपिनियन में तो ये सबसे इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल है, और इसको याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पे पहले भी क्वेश्चंस आए हैं और अभी भी क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया एक इंपॉर्टेंट है, और एक लाइसोसोम्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों सेल ऑर्गेनेल्स को तो आप बिल्कुल दिमाग में फिट करके रख ही लो। अब माइटोकॉन्ड्रिया आर स्ट्रेंज ऑर्गेनेल्स इन द सेंस दैट दे हैव देयर ओन डीएनए। तो हमने तो पढ़ा था कि हमारा डीएनए न्यूक्लियस के अंदर होता है, बट माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए होता है और राइबोसोम्स होते हैं, तभी ये अपना प्रोटीन्स बनाने के खुद कैपेबल होते हैं। एक सिंपल सा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, और ये क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, जिसका आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में चाहिए एकदम इमीडिएटली, क्योंकि हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। तो क्वेश्चन है कि माइटोकॉन्ड्रिया में और प्लास्टिड्स में, माइटोकॉन्ड्रिया में और प्लास्टिड्स में क्या सिमिलैरिटी होती है। तो ये जो सिमिलैरिटी है ये जल्दी से मेरे को बताओ, तब तक हम ये वाला टॉपिक भी कंप्लीट करते हैं। तो प्लास्टिड्स को हमने पढ़ लिया था कि ये होते हैं हमारे सेल के, ये प्रेजेंट तो सिर्फ प्लांट सेल में होते हैं, और ये प्लांट सेल के होते हैं किचन। तो इसके भी 2 टाइप्स होते हैं, एक है क्रोमोप्लास्ट और एक है ल्यूकोप्लास्ट। तो ल्यूकोप्लास्ट क्या है, कलरलेस है, इनमें कोई कलर नहीं है, या ये व्हाइट है या ट्रांसपेरेंट है कुछ। और क्रोमोप्लास्ट क्या है, ये कलर्ड प्लास्टिड्स है, मतलब ये कलर्ड है, और ये हमारे प्लांट को जो ग्रीन कलर होता है वो इन्हीं से मिलता है। तो इनमें क्रोमोप्लास्ट कंटेन द पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। अब
जो पिगमेंट है उसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं, और जिन क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है उनको हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। बहुत कंफ्यूजिंग, वापस समझेंगे। क्रोमोप्लास्ट एक टाइप है। अब जिन क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल प्रेजेंट है, क्लोरोफिल एक पिगमेंट है, जिन क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल प्रेजेंट है उनको हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। Chromoplast containing the pigment chlorophyll are known as chloroplast। तो वापस इसको अच्छे से रीड करो कि क्रोमोप्लास्ट, जिन क्रोमोप्लास्ट में ग्रीन पिगमेंट होता है उनको हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, और नहीं भी हो सकता है, तभी इसको अलग से क्लोरोप्लास्ट का एक नाम दिया गया है। अब क्लोरोप्लास्ट आर इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। ऑफ कोर्स सी बात है, जिस चीज में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, मतलब जिस चीज में क्लोरोफिल प्रेजेंट है उसमें डेफिनेटली हमारे ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स के लिए हेल्प होगी खाना बनाने के लिए। तो यहाँ पे हमारा प्लास्टिड्स भी हुआ कंप्लीट, और ये लास्ट स्लाइड है इस चैप्टर की, एंड फिर हमारा ये सर दर्द कंप्लीट हो जाएगा। और ये है वैक्यूल्स के बारे में। तो वैक्यूल स्टोर हाउस होते हैं पूरे सेल के लिए। मतलब क्या कि स्टोर हाउस होते हैं, ये स्टोर करते हैं। क्या स्टोर करते हैं वो हम देखेंगे पूरा, कि वैक्यूल्स आर स्मॉल साइज्ड इन एनिमल सेल्स व्हाइल प्लांट सेल्स हैव लार्ज वैक्यूल्स। तो वैक्यूल्स के बीच का डिफरेंस आता है कि प्लांट सेल और एनिमल सेल्स में वैक्यूल्स का क्या डिफरेंस है। तो वैक्यूल्स एनिमल सेल्स में बहुत छोटी साइज के होते हैं, और प्लांट सेल्स में ये बहुत बड़ी साइज या बहुत एनॉर्मस होते हैं। इसके बाद दी सेंट्रल वैक्यूल्स ऑफ सम प्लांट्स में ऑक्यूपाई 50 to 90% ऑफ दी सेल वॉल्यूम। तो पूरे सेल में वैक्यूल्स 50 to 90% भी ऑक्यूपाई कर सकते हैं, जो पूरे सेल का, मतलब सिर्फ प्लांट सेल की यहाँ पे बात हो रही है, तो पूरे सेल का ये बहुत बड़ा रेशियो ऑक्यूपाई करते हैं। नेक्स्ट, अब इन प्लांट सेल्स वैक्यूल्स आर फुल ऑफ सेल सैप, जो हमारे जाइलम फ्लोएम वगैरह में हेल्प करते हैं, सेपरेट टॉपिक है। और ये हमें प्लांट्स में टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं, मतलब हमारे प्लांट्स को एंड्योरेंस प्रोवाइड करते हैं किसी भी स्टॉर्म से या किसी भी मिसहैपनिंग से। और लास्ट में इनका फंक्शन है कि वैक्यूल्स आर स्टोरेज सैक्स फॉर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट्स। तो हमारे सेल में जितना भी सॉलिड कंटेंट है, जितना भी लिक्विड कंटेंट है, वो स्टोर हो जाता है हमारे वैक्यूल्स में, तभी इसको स्टोर हाउस बोलते हैं। तो फाइनली ये टॉपिक, ये चैप्टर हमारा पूरा कंप्लीट हुआ। अब मेरे को आपसे एक सिंपल सी हेल्प चाहिए कि आपको जो भी टॉपिक समझना है, आपको जो भी चैप्टर समझना है, उसका मेरे को नाम बताओ जल्दी से कमेंट सेक्शन में, ताकि हम लोग बहुत मेहनत करके साथ में एक बहुत अच्छा रिजल्ट अचीव कर पाए, क्योंकि हम लोगों को बहुत ब्राइट, हम लोगों को एक बहुत अच्छा फ्यूचर सिक्योर करना है। तो आपको सिर्फ एक और काम करना है मेरे लिए कि बेल नोटिफिकेशन दबा देनी है, क्योंकि सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा अभी तक। बेल नोटिफिकेशन दबाओगे तो आपको सब नोटिफिकेशन आएंगे कब मेरी वीडियो अपलोड हुई है, एंड आप तब इमीडिएटली देख के बहुत अच्छे से पढ़ाई अपनी कैरी आउट कर पाओगे। सो स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी लर्निंग।